अब हम एक ही चार्ट में सभी प्रकार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सीपीएससी ईटीएफ का इंडेक्स यानी कि सीपीएससी इंडेक्स का चार्ट है, जिसे निफ्टी सीपीएससी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी दिखाई दे रही हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं और फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमने इसमें मूविंग एवरेज भी प्लॉट किया हुआ है। तो प्राइस को हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। मार्च 2020 के बाद से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ने के बाद उसने थोड़ा सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मैंने यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो हायर लो था उस पॉइंट को मिला करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और शेयर जो था वो आगे की तरफ चलता रहा। इस ट्रेंड लाइन को इसने अभी तक कट किया ही नहीं दोबारा, या टच करने आया ही नहीं। इसने एक नई ट्रेंड लाइन अपनी ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गया और इसने फिर से पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद फिर ऊपर गया और फिर से पुल बैक लिया। तो मैंने ये जो दो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और इस ट्रेंड लाइन को आगे तक छोड़ दिया। तो आगे तक जब मैंने इसे ट्रेल किया तो काफ़ी दिनों तक इस ट्रेंड लाइन को ये वैलिड शो करता रहा या सपोर्ट के तौर पे लेता रहा। अब यही मूविंग एवरेज इस जगह पर सपोर्ट के तौर पे काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही शेयर ने ट्रेंड पकड़ा या शेयर ट्रेंडिंग हो गया तो अब मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने लग गई। जैसे इसने पुल बैक लिया तो लगभग 20 EMA जो वीकली EMA उसके आसपास इसने सपोर्ट ले लिया। यही हमारा ट्रेंड लाइन भी था। उसके बाद फिर से ऊपर गया और फिर से इसने पुल बैक लिया और लगभग 20 EMA के आसपास इसने सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर चला गया। फिर से इसने पुल बैक लिया, 20 EMA के आसपास इसने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया। फिर 20 EMA के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। इस तरीके से ये करता रहा। उसके बाद फिर इसने यहाँ 20 EMA के आसपास ये जब प्राइस आया मई 2022 में, तो कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी कैंडल के साथ नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब ये दोनों जो मूविंग एवरेज को सपोर्ट के तौर पर ले रहा था, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के तौर पर ले रहा था, ये इनवैलिड हो गए। अब उसने ये जो पुराना रेजिस्टेंस था उसको एक सपोर्ट के तौर पे ले लिया। सपोर्ट के तौर पर लेने के बाद फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यह जो एरिया है वो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था और अभी तक उस एरिया को इसने डिसेसिवली क्लोज नहीं किया है। तो यह एरिया अभी इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। रेजिस्टेंस मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ जाता है उसके बाद नीचे आ जाता है, यहाँ जाता है उसके बाद नीचे आ जाता है, यहाँ जाता है, 2 बार गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर उसके बाद इस पॉइंट पर भी ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो यह एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। इसी में अगर हम फिबोनाची को देखें तो हमने फिबोनाची इसका जो लो था उससे लेकर के और हाई तक ड्रॉ किया हुआ है। ड्रॉ करने के बाद जब इसने पहली बार पुल बैक लिया है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है ही हमारे पास, ये फिबोनाची जो लेवल है 23.6% वाले, वो लेवल भी इसी एरिया के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ फिबोनाची लेवल भी काम कर रहे हैं। सीपीएससी इंडेक्स अपना प्राइस ऊपर की तरफ ले जाता है तो हम फिबोनाची का जो एंड है उसको ऊपर प्लॉट कर देंगे। फिर हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फिबोनाची के बेसिस पर उसे उस पॉइंट के आधार पर निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, स्टैटिक मतलब एक बार चार्ट पर ड्रॉ कर दिए, जैसे मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया, तो जब तक मैं इसको हिलाऊंगा नहीं या मैं इसको मूव नहीं करूंगा तब तक ये अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं है। या फिर डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुए, ये सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस का जो एक्शन है यानी कि प्राइस एक्शन को समझने में हमारी मदद करते हैं। अल्टीमेट जो है वो केवल और केवल प्राइस है। उसे जहां जाना है वो वहां जाएगा। उसे न तो कोई सपोर्ट रोक सकता है और न ही कोई रेजिस्टेंस रोक सकता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो कोई भी रेजिस्टेंस कितना भी बड़ा हो वो जाएगा। अगर कोई प्राइस को नीचे आना है तो कितना भी अच्छा सपोर्ट हो वह नीचे आएगा ही आएगा। कुल मिला के प्राइस ही है जो मूव करता है। प्राइस क्यों मूव करता है, उसका
जो मेन कारण है वह है फंडामेंटल चेंज होना। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये हमें अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अगर हम किसी स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं, जैसे मुझे सपोर्ट पर ही लेना है या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पर लेना है, तो उसमें हमारी मदद करते हैं। या फिर मुझे पुल बैक पर लेना है तो उसमें मुझे ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मदद करते हैं। या फिर अगर वो अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर जा चुका है तो उस केस में फिबोनाची एक एक्सपेक्टेड टारगेट निकालने में मदद करते हैं। सिर्फ एक्सपेक्टेड टारगेट वो 100% सही होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसमें हमने उन्हें दो तरीके से डिवाइड किया, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वह होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उन्हें किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, अपनी ट्रेडिंग में हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।